गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हमने उसकी होम टैब में डिफरेंट जो ऑप्शंस थे, जैसे कि कैसे हम रो इंसर्ट करते हैं, कॉलम इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या सेल्स के अलाइनमेंट्स, उनकी फॉर्मेटिंग हमने देखी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम चार्ट्स यूज़ करते हैं एंड फॉर्मूलाज जो होते हैं हमारे इसमें फंक्शंस होते हैं वो यूज़ करते हैं। देखिए, चार्ट क्या होता है। चार्ट इज़ अ मीडियम दैट इज़ यूज टू ग्राफिकली प्रेजेंट डेटा इन वर्कशीट। वर्कशीट में जब हमने ग्राफिकली डेटा को प्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, चार्ट्स का यूज़ करते हैं। चार्ट्स प्रोवाइड एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। Charts convey the message clearly and quickly. With the help of chart, we can convey our message very clearly and quickly. यानी कि चार्ट को देखते ही उससे आइडिया हो जाता है कि एक जो प्रेजेंटर है वो क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ हाईलाइट करके हमें दिखाना चाहता है। MS एक्सेल सपोर्ट मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट। MS एक्सेल में बहुत सारे टाइप के चार्ट्स हैं, जैसे कि लाइन चार्ट्स मिलेंगे, बार चार्ट्स मिलेंगे, कॉलम चार्ट्स मिलेंगे, ठीक है, 3D चार्ट्स मिलेंगे। हम सारे चार्ट्स के बारे में देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट इस तरीके से आपको, अगर मैं एक डेटा लूँ, सोर्स डेटा, जिसका मुझे बार चार्ट बनाना है, उसमें मैं डिफरेंट टाइप के, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स ले लूँ, फ्रूट्स के साथ उनकी शेल्फ लाइफ और रीस्टॉक लाइफ ले लूँ। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एक कॉलम बनाया, यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिख दिए, जैसे बनाना, ऑरेंज, पीयर्स और एप्पल्स, इस तरीके से, एंड यहाँ पे उनकी शेल्फ लाइफ लिख दी और यहाँ पे रीस्टॉक टाइम लिख दिया। यहाँ पे मान लो कोई वैल्यूज़ हैं, जैसे 10, 20, 30 यहाँ पे आ गई, 30, 40, 60 इस तरीके से यहाँ आ गई। तो ये वैल्यू हमने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इंसर्ट बटन पे, अब कौन सा डेटा आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो डेटा आपने सिलेक्ट किया, दिस इज सोर्स डेटा। और फिर इंसर्ट टैब में जाके, जो आपकी इंसर्ट टैब होती है, इंसर्ट टैब में फिर जो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, पाई चार्ट सिलेक्ट करना चाहते हो, बार चार्ट सिलेक्ट करना चाहते हो, कॉलम चार्ट, कौन सा चार्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो वहाँ से हम बार चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बार चार्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो वो ये आप डायग्राम आपको इस तरीके से ये चार्ट बना के दिखा देगा। इसमें देखिए, ऑरेंज जो है वो शेल्फ लाइफ के लिए ले रहा है, रीस्टॉक टाइम के लिए ब्लू ले रहा है। तो ये बार चार्ट आपको बना के दे दिया। आपने सोर्स डेटा सिलेक्ट किया, सोर्स डेटा में आपका था नेम ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है, और साथ में आपके पास था उसका शेल्फ लाइफ एंड रीस्टॉक टाइम। तो भाई वो सोर्स डेटा को आपने लिया और ये आपका टाइटल आ गया, प्रोडक्ट लाइफ इन डेज। ये आपका टाइटल हो गया इस बार चार्ट का। तो बार चार्ट में इस तरीके से जो सोर्स डेटा सिलेक्ट किया, बार चार्ट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट बार चार्ट किया, तो ये आपको बार चार्ट ड्रॉ करके दे दिया। अब हम बात करते हैं कॉलम चार्ट की। अगर आपके पास कॉलम चार्ट है, अगर आपने इसी का ही कॉलम चार्ट बनाना हो ना, तो इसका भी हम कॉलम चार्ट बना सकते हैं। जैसे ये शेल्फ लाइफ है, रीस्टॉक टाइम है, इस तरीके से ये एक जो है ब्लू कलर की है वो उसे रीस्टॉक टाइम ले लेगा, ऑरेंज कलर को शेल्फ लाइफ ले लेगा, और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स में वैल्यूज़ एंड कैटेगरी लेके इसे बना देगा। लेकिन आप सेल्स एंड एक्सपेंसिव नाम से एक यहाँ पे अब हम ड्रॉ कर रहे हैं। सेल्स ले ली आपने, एक्सपेंसेस ले लिए, डिफरेंट मंथ्स में, यानी पूरे ईयर में मंथ वाइज आप सेल्स एंड एक्सपेंसेस शो करना चाहते हो कि इस मंथ में कितनी सेल्स हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, है ना। ठीक है, प्रॉफिट शो करना है आपने, ठीक है, लॉस शो करना है। तो इस तरीके से आप कॉलम चार्ट बना सकते हैं। तो डिफरेंट जो भी आपकी सेल्स, जैसे सेल्स हैं उसके लिए ब्लू साइन, ब्लू ले लिया इसने, और ऑरेंज ले लिया एक्सपेंसेस के लिए। तो अब जैसे ही मैंने सोर्स डेटा सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉलम चार्ट सिलेक्ट किया, इस तरीके से आपका कॉलम चार्ट बन के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट आपका इस तरीके से ड्रॉ होता है, जैसे कि आप रीजन वाइज कुछ शो करना चाहते हो कि नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में, ईस्ट रीजन में, वेस्ट रीजन में कितनी कितनी सेल्स हुई आपकी। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले आपने लिख देना है, रीज़न लिख लेना है, कौन सा रीज़न है, फिर आपने सेल्स की वैल्यू लिख लेनी है। जैसे मान लो कॉलम्स दो ही हैं हमारे पास, यहाँ पे तो आपने रीज़न लिख दिया कि नॉर्थ है जी, साउथ है जी, ईस्ट है जी, वेस्ट है जी, ये आपका रीज़न, और साथ में यहाँ पे
सेल्स का ले लिया कॉलम कि इसमें मेरी 90% सेल हुई है जी, इसमें 10%, इसमें मान लो 80% हुई है, इसमें 5% हुई है, इसमें 5% हुई है, इसमें 10% हुई है। इस तरीके से आप रीज़न ले सकते हो, उसके साथ सेल्स ले ली। इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके पाई चार्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो वो इस तरीके से आपका पूरी की पूरी सेल्स, ये आपकी नॉर्थ रीजन को शो कर रहा है, ठीक है, ये आपका साउथ को, ये ईस्ट को और ये वेस्ट को। इस तरीके से आप रीजन वाइज अपनी सेल्स पाई चार्ट में दिखा सकते हैं। तो ये डायग्राम देखते ही हमें पता चल गया कि नॉर्थ में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं, उसके बाद वेस्ट में हुई है, उसके बाद साउथ में हुई है, उसके बाद ईस्ट में हुए हैं। तो इसमें कंपैरेबल अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, अपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा पाई चार्ट्स आते हैं, पाई चार्ट के हेल्प से हम क्या करते हैं, फर्दर कुछ कैलकुलेशंस होती हैं वो करनी होती हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट एक तरीके का एक व्यू देता है हमें विद इन वन, कह लो कि एक ही लुक में, ठीक है, हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है, ठीक है। तो ये इजी एनालिसिस ऑफ डेटा होती है। अगर हम बात करें इसकी लाइन चार्ट की, तो लाइन चार्ट आपका देखिए ये 4th है, ये आपका लाइन चार्ट है। इसमें देखिए डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट्स, प्रोडक्ट ट्रेंड्स बाय मंथ है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना ट्रेंड में रहा बाय मंथ्स। जनवरी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जैन में डेस्कटॉप ट्रेंड में थे, उसके बाद उससे कम लैपटॉप थे, सबसे कम टैबलेट्स थी। और जैसे जैसे हम गए अब जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक गए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अब टैबलेट्स यूज़ हो रही हैं, उसके बाद ट्रेंड में क्या है, लैपटॉप्स हैं, एंड देन सबसे कम डेस्कटॉप है। यानी कि इनिशियली जो चीज़ ज़्यादा थी वो कम हो गई है और जो चीज़ कम थी वो बाद में ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके से हम लाइन चार्ट शो कर सकते हैं कंपैरिजन शो करने के लिए, पहले कौन सी चीज़ कम थी, अब ऐसे कंपैरेबल स्टडी। तो इस तरीके से हम लाइन चार्ट की हेल्प से हम डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपने प्रोडक्ट्स के ट्रेंड शो करने हैं, तो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका लाइन चार्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं। यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो चार्ट आपको चाहिए वो चार्ट सोर्स डेटा को लेके उसके अकॉर्डिंग वो चार्ट ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किस तरीके से इन चार्ट्स को ड्रॉ किया जाता है। अब देखिए आपने ड्रॉ करना है चार्ट को, तो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए आपको कोई ना कोई सोर्स डेटा तो लेना ही पड़ेगा ना। सोर्स डेटा या तो आप बनाओ या फिर आपका जो प्री डिफाइंड डेटा है उसको लो। तो उसके लिए क्या है, वर्कशीट लिए आपने, वर्कशीट क्रिएट करो या तो सिंपली न्यू वर्कशीट लो, उसमें एक टेबल बनाओ। टेबल में ये देखिए टेबल तो ऑटोमेटिकली इसमें रोज़ कॉलम होते हैं, यहाँ पे एक लिया सीरियल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ये हेडिंग्स बना दी। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ले लिया, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिख दिए, उनके मार्क्स लिख दिए, ठीक है। हमने एक शीट ली, न्यू शीट ली, न्यू शीट में हमने क्या किया, सीरियल नंबर लिखा, नेम लिखा, मार्क्स लिखा, फिर 5 स्टूडेंट के नेम लिख दिए, उसमें उनके मार्क्स लिख दिए। अब देखिए इसमें वो रेंज सिलेक्ट कर लो जिसका आप बनाना चाहते हो चार्ट। अब इसमें पूरे के पूरे को सिलेक्ट करने की बजाय हम सिर्फ इतने पार्ट का चार्ट बनाना चाहते हैं, यानी कि नेम एंड मार्क्स का, तो उसे हमने सिलेक्ट कर लेना है, उसको आपने सिलेक्ट करना है सिर्फ, ठीक है। उसको आप माउस से ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाके चार्ट पे जाना है, ठीक है। अब देखिए आपने रेंज पे ये वाली रेंज सिलेक्ट कर ली। उसके बाद देखिए क्या होगा, जैसे ही आपने रेंज सिलेक्ट की और इंसर्ट पे गए, इंसर्ट टैब पे गए और वहाँ से जाके आपने जो भी डिज़ायर टाइप ऑफ चार्ट है वो चार्ट ग्रुप ऑफ चार्ट से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मान लो एक पाई चार्ट है, एक आपका बार चार्ट है, एक आपका कॉलम चार्ट है। यहाँ पे आप कॉलम चार्ट बनाना चाहते हो तो आपने ये ग्रुप ऑफ चार्ट्स में जाके आपने कॉलम चार्ट सिलेक्ट कर लेना है। जब आपने कॉलम चार्ट सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही आपने कॉलम चार्ट सिलेक्ट किया तो ये उस सोर्स डेटा का इसने इस तरीके से चार्ट बना के दिखा दिया। क्या था हमारे पास स्टूडेंट के नेम थे, ए नाम का स्टूडेंट था, बी नाम का, सी डी ई। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम आ रहे हैं और यहाँ पे ये मार्क्स लिखे हुए हैं। तो मार्क्स, तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स 90 थे, बी के 80 थे, सी के 70 थे, डी के 60 थे, ई के 50 थे। तो इस तरीके से इसने कॉलम वाइज क्या कर दिया, आपको सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का इस तरीके से चार्ट बना के शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी 2 एक्सेस हैं, ये आपकी एक्स एक्सेस होती है और ये आपकी वाई एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो इस पे आप क्या है, कैटेगरी ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट कैटेगरी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उनके मार्क्स। तो ये होगी वैल्यू एक्सेस, ये हो गई कैटेगरी एक्सेस। तो इस तरीके से हम चार्ट को ड्रॉ करते हैं।
तो सबसे पहले क्या है इसमें, सिंपल सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट योर सोर्स डेटा। सोर्स डेटा अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, देन ओपन देन वर्कशीट, दैट वर्कशीट जहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करो, रीज़न जिसका आप चार्ट ड्रॉ करना चाहते हो। अगर आपके पास सोर्स डेटा अवेलेबल नहीं है तो सिंपली अपना सोर्स डेटा क्रिएट करो। एक न्यू आपने एक्सेल शीट ली, आपने उसमें जो भी डेटा आपने बनाना चाहते हो उसके बारे में लिखा, जैसे आपने फ्रूट्स नेम लिखी है, फ्रूट्स नेम के बाद उनकी सेल्स लिख ली, सेल्स के बाद ठीक है अगर आपके एक्सपेंसेस हैं वो लिख लिए, उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आप ड्रॉ करना चाहते हो बार चार्ट तो बार चार्ट सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप कॉलम चार्ट सिलेक्ट करना तो वो सिलेक्ट कर लेना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना चाहते हो पाई चार्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद जैसे सिलेक्ट करोगे तो उस सोर्स डेटा का इस तरीके से आपको एक डायग्राम बन के आ जाएगा, एक चार्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चार्ट ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, चार्ट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो चार्ट के कंपोनेंट्स देखिए, सबसे पहले सोर्स डेटा, देन टाइटल, देन डेटा सीरीज, देन कैटेगरी एक्सेस, देन वैल्यू एक्सेस। जो भी सोर्स डेटा, यानी कि अगर हमने इस चार्ट की बात करें, यहाँ पे हमारा सोर्स डेटा ये था, यानी कि वो डेटा जिसका हम ये चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ये चार्ट हमारे पास आया, इस चार्ट का हम ये डेटा ड्रॉ किया। अब इसका टाइटल फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर हम देखना चाहते हैं कि मार्क्स या रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, इस तरीके से रिजल्ट टाइटल रख लिया इसका। ठीक है, तो कौन से स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स हैं वो शो कर रहा है, जिसके कम है वो शो कर रहा है। अब ये आपकी एक कैटेगरी एक्सेस थी जिसमें आपने स्टूडेंट के नेम आ गए थे, और वाई एक्सेस आपकी वैल्यू एक्सेस थी जिसमें उनके मार्क्स आ गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं चार्ट के। कंपोनेंट्स की कंपोनेंट मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फिर देखिए, ये तो चार्ट्स के बारे में था। अब हम देखते हैं फंक्शन एंड फार्मूलाज। अब देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एक्सेल का, वो होते हैं इसके फंक्शन एंड फार्मूलाज, कि किस तरीके से हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ऑटोफिल देखा था, आपने देखा था, आप जैन लिखते हो, सिर्फ जनवरी लिखा आपने, फरवरी मार्च अप्रैल मई दिसंबर तक ऑटोमेटिकली वो ऑटोफिल का एक उसमें फंक्शन है कि ऑटोमेटिकली जैसे उसको ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोफिल कर देता है। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, अगर आपने 2 का टेबल लिखना है, आपने 2 4 लिखा तो नेक्स्ट ड्रैग करते हो उसे सिलेक्ट करके तो वो 2 का टेबल लिख देता है। 3 का लिखो 3 का लिख देता है। इवन लो तो इवन नंबर्स डिस्प्ले कर देता है, ऑड लो तो ऑड नंबर डिस्प्ले कर देता है। तो अगर आपने डेज ऑफ, आपने देखा था कि आपने वीक के डेज लिए थे, डेज संडे लिखा था, संडे के बाद ड्रैग किया मंडे ट्यूसडे अप टू सैटरडे अपने आप लिखा गया था। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये कुछ इसमें ऑटोफिल के ऑप्शंस हैं, कुछ इसमें डिफरेंट फंक्शंस एंड फार्मूलाज हैं जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बनाते हैं, इसे एक यूज़फुल एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि इसकी एप्लीकेशन एरिया को बहुत ज़्यादा वाइड कर देता है। अब देखिए, फार्मूला एंड फंक्शंस क्या होते हैं। ए फार्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सेल। फार्मूला एक एक्सप्रेशन होता है जो कैलकुलेट करता है वैल्यू ऑफ सेल। ठीक है, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज एंड बिल्ड इन अवेलेबल इन एक्सेल। जो फंक्शंस होते हैं वो बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं एक्सेल में। ठीक है, उसको यूज़ करके हम एक प्री डिफाइंड टास्क को क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये है ए, यहाँ पे ये सेल है, ये सेल है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो एड्रेस ऑफ द सेल बनता है, एड्रेस ऑफ द सेल इज़ मेड अप ऑफ जो उसका कॉलम नंबर होता है और रो नंबर होता है। अब जैसे ये ए है और ये 1 है, तो 8 है, जो 8 उसका क्या है, A1 है उसका सेल एड्रेस। और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, उसका A2 है सेल एड्रेस। ठीक है, तो अब जब हमने इन दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक किया, A3 में क्लिक किया, A3 में आप सिंपल जाके लिखो इक्वल A1 प्लस A2, यानी कि इसको सिलेक्ट किया, इक्वल लिखा, इस सेल को सिलेक्ट किया, फिर देन A2 सेल को सिलेक्ट किया। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा आ रहा है, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखा आता है, ये हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो सेल पहली सिलेक्ट की वो आएगी, फिर प्लस का साइन लिखेंगे, फिर दूसरी सेल सिलेक्ट की वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे आप A2 को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे A2 लिखा जाएगा। ऐसे ही A3 होता, प्लस A3 सिलेक्ट करते तो ये यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 दे देता। ठीक है, तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है जो इक्वल साइन से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने प्लस का साइन यूज़ किया है। ठीक है, तो इसने प्लस करके दे दिया हमें। फिर हम इसको कैसे इंसर्ट करते हैं, एवरी फंक्शन हैज़ अ सेम स्ट्रक्चर।
ठीक है। जो भी आपका फंक्शन है, जैसे अगर आपने लगाया, जैसे सम की बात करें, सम A1 टू A4, तो ये रेंज हो गई सिलेक्ट, A1 से लेके A4 तक के सभी को सम करके ये हमें रिजल्ट दे देगा, यानी सम A1 टू A। जब हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से वो रेंज आ जाती है, यानी कि जो पहली वैल्यू है और यहाँ पे एंड वाली वैल्यू, अगर A1 और A5 लिखा है तो A1 से लेके A2 A3 A4 A5 तक जितनी भी सेल्स हैं इस रेंज में वो सारी सेल्स आ गई, उनको सेल को ऐड करके वो दे देगा। सबसे पहले हमने सेल को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे जो भी फॉर्मूला टैब से हम जो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वो लिखेंगे, उसमें से फंक्शन टाइप जो भी हमने फंक्शन टैब सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस फंक्शन को ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज़ कर लेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं डेटेड इफ फंक्शन। डेटेड इफ फंक्शन क्या होता है, इसका सिंटेक्स देखिए, इसका सिंटेक्स होता है इक्वल, पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, देन डेटेड इफ लिखेंगे, फिर स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड देन इंटरवल। इंटरवल मीन्स आप उसमें से नंबर ऑफ डेज निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ मंथ निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना चाहते हो, ठीक है, तो वो चीज़। अब जैसे देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखिए आपने फॉर एग्जांपल एक ले लो स्टार्ट डेट, एक ले लो एंड डेट। सिंपली आपने क्या लिखा, आपने लिखा आपने अपनी एज निकालनी है, ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, डेट ऑफ बर्थ पहले कॉलम में लिख दो, उसके बाद लिखो आज की डेट, टुडेज़ डेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ, देन टुडेज़ डेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इक्वल लिख के डेटेड इफ़ लगाएंगे आप। डेटेड इफ़ ब्रैकेट में पहली B1 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉमा, फिर दूसरी जो करंट डेट है, ठीक है, एंड डेट, स्टार्ट डेट ये थी हमारी, एंड डेट ये है, उसे लिख लिया, कॉमा, फिर डबल कोट्स में अगर D लिख दोगे तो वो नंबर ऑफ डेज दे देगा, यानी कि जब आप पैदा हुए और आज तक कितने दिन के हो गए आप, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज दे देगा 7141। फिर अगर हम बात करें मंथ्स की, कितने मंथ्स आएंगे उसके बीच में, तो हमने स्टार्ट डेट वही इक्वल साइन लगाएंगे, डेटेड इफ लिखेंगे, पहला कॉलम सेलेक्ट करेंगे B1, फिर कॉमा, फिर B2 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर डबल कोट्स में अगर M लिख दोगे तो वो उन दोनों डेट्स में जितने मंथ्स आ गए वो दे देगा। अगर आप नंबर ऑफ़ ईयर्स सेलेक्ट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ़ ईयर्स में आप फिर इक्वल डेटेड इफ वही फंक्शन लगाएंगे, B1 सिलेक्ट कर ली स्टार्ट डेट, कॉमा, B2 सिलेक्ट कर ली एंड डेट, कॉमा, Y लिखोगे डबल कोट्स में तो वो नंबर ऑफ ईयर्स दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए स्टार्ट डेट क्या होता है, स्टार्ट डेट होता है इसमें डेट फ्रॉम विच यू वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो डिफरेंस को कैलकुलेट करना। एंड डेट होता है डेट अप टू विच यू वांट टू कैलकुलेट डिफरेंस, कि जिस डेट तक आप कैलकुलेट करना चाहते हो। और इंटरवल होता है फॉर्म इन विच यू वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस, वो वैल्यू जिसकी फॉर्म में आप इस इंटरवल को कलेक्ट करना चाहते हो। जैसे कि स्टार्ट डेट से एंड डेट के बीच में कितने ईयर्स होंगे, तब आपने डेटेड इफ Y यूज़ करना है। स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में कितने मंथ्स होंगे, तब आपने डबल कोट्स में M यूज़ करना है। स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में कितने डेज होंगे, तब आपने डबल कोट्स में D यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से आप ये वाला डेटेड इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। अब देखिए सम इफ फंक्शन, अब देखिए आपको मैं सम का फंक्शन भी करवाऊंगी कि सम में क्या होता है। सिंपल देखिए सम, अगर हम यहाँ पे सम का देखें, ये सम इफ क्या है, अगर आपने सिंपल जो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, इससे प्रीवियस स्लाइड में बिल्कुल स्टार्टिंग में सम जो लगाया था उसमें क्या था। अब जैसे देखिए ये एक सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5, A6, A7 ये दी हुई है। अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरे का सम करना चाहते हो, अगर यहाँ पे सिंपल आप इसके नेक्स्ट कॉलम में लिख दोगे इक्वल, ठीक है, सम, ठीक है, सम फंक्शन SUM, सम लगा के ब्रैकेट में ये रेंज सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, वो ऑटोमेटिकली A1 से लेके A7 रेंज तक सिलेक्ट कर लेगा और इस पूरे को कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देगा जितना कि ये बनता है, ठीक है। 5 + 1 6 और 7 13, 13 14 15 16 और 9 25 25 29 31, तो इसका रिजल्ट ये आपको 31 यहाँ पे सिंपल डिस्प्ले कर देगा अगर आप सिंपल सम फॉर्मूला लगाते हैं।
लेकिन सम इफ फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हो, सम इफ फॉर्मूला विद सम कंडीशंस, ठीक है, उसमें देखिए कैसे होता है इसका सिंटेक्स। सम इफ का सबसे पहले सम इफ इक्वल से स्टार्ट होगा, हर एक फॉर्मूला एक्सेल में इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, तो सिंपली आप लिखेंगे इक्वल। ये मान लो आपने ए और बी ये 2 कॉलम बना लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन लगा रहे हैं हम, इक्वल सम इफ रेंज, एक रेंज होती है, एक क्राइटेरिया होता है और एक सम रेंज होती है, ठीक है। ध्यान से समझना, इसमें इसका सिंटेक्स होता है, इसमें जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन सी, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। सबसे पहले रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ द सेल्स ऑन विच कंडीशन आर अप्लाइड, वो रेंज होती है सेल्स जिन पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्राइटेरिया वो कंडीशन होती है जो कि आपकी कंडीशन दैट इज़ डिफाइंड, कौन सी सेल को सिलेक्ट करके ऐड करना है हमने, यानी कि ये वो कंडीशन होगी जिसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि उस सेल को चूज़ करना है या नहीं करना। फिर सम रेंज क्या होती है, एक्चुअल सेल जिसको कि हमने सम करना है, ओके। रेंज तो वो है जो हम सिर्फ रेंज यानी कि उसके अपोजिट जो सेल है उसे सिलेक्ट करना है हमने। सम रेंज है उसका एक्चुअल डेटा जो हमने सिलेक्ट करना है। इसको इससे अच्छे से समझ आएगा, जैसे आपने लिखा सम इफ इक्वल सम इफ, फिर आपने ये ले लिया A1 से लेके A7, ठीक है, और फिर हमने कंडीशन लगा दी लेस देन 5 की। अब देखिए इसमें अगर थर्ड आर्ग्यूमेंट आप नहीं लिखते सम रेंज का, सिर्फ ये दोनों लिखते हो, तो ये रेंज का सम करके दे देता है। जैसे कि हमने सम इफ लिखा, A1 से A7 सिलेक्ट कर ली हमने, कॉमा और इसमें लगा दी लेस देन 5, यानी कि उन सेल्स को ऐड कर दो जो कि 5 से छोटी हैं। ये A1 है, ये 5 से छोटी है नहीं, तो इसको ये नहीं लेगा। फिर 1 को लेगा, 7 को नहीं लेगा, 3 को लेगा, 9 को नहीं लेगा, 4 को लेगा, 2 को लेगा। तो 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, तो इसका रिजल्ट आ गया 10। तो विदाउट सम रेंज जब हमने ऐड किया तो सिंपल इसने एक ही वैल्यूज़ को ही सम करके दे दिया। अब दूसरा देखो सम इफ में हमने पहले वैसी A1 to A7 सिलेक्ट कर ली और रेंज लगाई लेस देन, इसमें क्राइटेरिया लगा दिया लेस देन 5 का, और फिर हमने रेंज लगा दी B कॉलम, B1 से लेके B7। इसका क्या मतलब है, यानी कि अब आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है ना, इक्वल सम इफ। अब देखिए A1 से A7 के बीच में वो सेल सिलेक्ट करो जो कि लेस देन 5 हैं। लेस देन 5 हैं तो एक तो ये हो गई 1 वाली, एक हो गई 3 वाली, एक हो गई 4 वाली, एक होगी 2 वाली। ये 4 सेल हैं जो 5 से छोटी हैं। इनके अपोजिट अब B में जो वैल्यूज़ हैं वो सिलेक्ट करनी है आपने। B में 1 के अपोजिट 7, ठीक है, 3 के अपोजिट 1, 7 + 1 8, 8 4 के अपोजिट 6, तो 8 + 6 14 और 2 के अपोजिट 2, 14 + 2 16, तो आ गई 16 वैल्यू। तो अब हमने A को नहीं ऐड किया, यहाँ पे ऐड करेंगे B को, लेकिन 5 से छोटी वैल्यू A की देखेंगे और उसके अपोजिट B की वैल्यू को सम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसका सिंटेक्स होता है। अगर रेंज सम रेंज ना दी हो तो हम सिर्फ रेंज को ऐड करके दे देते हैं रिजल्ट, और अगर सम रेंज दी हो तो इसके अपोजिट सम रेंज को सिलेक्ट करके उसे ऐड करके देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सम इफ फंक्शन। नेक्स्ट देखिए आपका है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन आपका होता है कि आपने जो वैल्यू है वो आपकी जो लॉजिकल मतलब हाँ आपने कोई लॉजिक लगाया, वो लॉजिक आपको ट्रू दे रहा है या फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, इफ़ इक्वल, पहले इक्वल साइन, देन इफ़, देन लॉजिकल टेक्स्ट, जो भी लॉजिक आपने लगाना है वो, फिर वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। यानी कि यहाँ पे अगर आप ट्रू लिख दोगे तो ट्रू, अगर फॉल्स लिख दोगे यहाँ पे कॉमा के बाद फॉल्स लिख दोगे। यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे सकते हो आप, ट्रू की जगह जैसे कोई वैल्यू दे दी, A दे दिया, फॉल्स की जगह B दे दिया, ट्रू की जगह 20 दे दिया, फॉल्स की जगह 10 दे दिया। इस तरीके से हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने A में लिख लिया 5, ये आपका 5 लिखा है, A2 में 5 लिखा है, A1 यहाँ पे ब्लैंक है, A2 में आपने 5 लिखा है। अब मैं वैल्यू लगा रही हूँ इक्वल, ठीक है, इफ़ A2 लेस देन 5, अगर A2 लेस देन 5 से छोटा है तो पहली वैल्यू ट्रू, डबल कोट्स में ट्रू लिख दिया, दूसरी में डबल कोट्स में फॉल्स लिख दिया। अब A2 5 है, 5 = 5 है, 5 से छोटा तो नहीं है, तो इसने रिजल्ट दे दिया फॉल्स।
अगर A2 बड़ा है 5 से तो दे दिया फॉल्स। फिर मैंने लिख दिया इफ़ A2 इक्वल टू 5 तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो इसने ट्रू दे दी वैल्यू। अगर ले दिया मैंने इफ़ A2 लेस देन 5 और यहाँ पे अब देखो ट्रू की जगह 20 दे दिया, फॉल्स की जगह 10 दे दिया, तो ये फॉल्स है तो 10 डिस्प्ले कर दिया। अब A2 बराबर है 5 के तो इसने यहाँ पे ट्रू वैल्यू 20 डिस्प्ले कर दी। अगर आप A भी लिखोगे तो ट्रू के लिए यहाँ पे A, फॉल्स के लिए B डिस्प्ले कर दी। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपने कंडीशन देनी है, कंडीशन के बाद पहले ट्रू वैल्यू लिखनी है, बाद में फॉल्स वैल्यू लिखनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट, अगर वो फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो ये होता है आपका इफ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काउंट फंक्शन। काउंट में क्या होता है, अगर आप काउंट करना चाहते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है काउंट इक्वल काउंट वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 अप टू A1 से लेके A10 तक काउंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, उसके बाद मैंने कुछ सिंबल्स यूज़ कर लिए, उसके बाद 8 लिखा, 0 लिखा। अब मैंने क्या लिखा, इक्वल काउंट A1 टू A10, A1 से लेके A10 तक वैल्यू को काउंट करो। तो इसमें जितनी वैल्यूज़ यानी कि जो आपका न्यूमेरिकल डेटा है 3 + 5, ठीक है, इसने लिखा 1 2 3 4, नहीं, काउंट मीन्स डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि काउंट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे 4 1 2 3 4, सिर्फ 4 हैं जिसमें नंबर है, बाकी तो ये स्पेशल सिंबल्स है ना, तो सिर्फ इसने इनको बता दिया कि सिर्फ 4 सेल्स ऐसी हैं जो कि आपकी नंबर डेटा कंटेन करती हैं। फिर है काउंट, काउंट लिखा हमने, काउंट के साथ A लिख दिया, वैल्यू 1 वैल्यू 2, ठीक है, इस तरीके से। अब जो ये वैल्यू है, ये जो है ये वो वैल्यूज़ देता है जो कि नॉट एम्प्टी। काउंट ये करता है उन सेल्स को दैट आर नॉन एम्प्टी। अगर हम काउंट के साथ A लगा दें तो ये वो वाले सभी सेल्स को काउंट करेगा जो कि नॉन एम्प्टी हैं। नॉन एम्प्टी मीन्स देखिए कौन कौन से हैं नॉन एम्प्टी, यहाँ पे ये 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स ऐसी हैं जिसमें कुछ ना कुछ लिखा है, तो इसने दे दिया 8। न्यूमेरिक डेटा सिर्फ 4 में था, काउंट में सिर्फ 4 दिया, काउंट A में 8 दे दिया। काउंट ब्लैंक A1 से A10 जितने ब्लैंक हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 सेल्स ऐसी हैं जो कि ब्लैंक हैं, तो काउंट ब्लैंक के साथ लिखेंगे तो वो सेल्स जो कि ब्लैंक हैं उसे दे दिया। काउंट इफ लगाया फंक्शन, अगर एक लेस A1 से A10 और कंडीशन लगा दी लेस देन इक्वल टू 5, वो सेल्स जो कि लेस देन इक्वल टू 5 हैं, तो एक 3 होगी, एक 5 होगी, एक 0 होगी, तो 3 सेल्स ऐसी होगी जो कि न्यूमेरिक डेटा जो कि 5 से लेस देन इक्वल टू हैं। ठीक है, तो काउंट में हमारे पास काउंट एक आ गया, काउंट फंक्शन, एक काउंट A फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन और काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ मीन्स क्राइटेरिया, कोई कंडीशन दे दी उनको काउंट करेगा, ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा, ये वैल्यूज़ जो कि नॉन एम्प्टी हैं उनको काउंट करेगा वो सेल्स, और ये वो सेल्स काउंट सिंपल उन सेल्स को काउंट करेगा जो कि सेल्स आपकी न्यूमेरिक डेटा को कंटेन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये मतलब जैसे हमने उसमें किया था ना, लोअर केस में चेंज करना, अपर केस में चेंज करना, तो ये होता है टू चेंज द केस। आपने अगर कैपिटल से स्मॉल लेटर्स में चेंज करना है टेक्स्ट को, या टेक्स्ट को स्मॉल से कैपिटल में चेंज करना है, या फिर हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना है, तो उसके लिए ये फंक्शन है। देखिए आपने सिंपल ये डेटा लिखा, आपने मिक्स लिख दिया, बड़े छोटे का मिक्स लिख दिया आपने, यानी कि अपर केस एंड लोअर केस को यूज़ करते हुए मिक्सचर लिख दिया, स्मार्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से। अब लोअर फंक्शन लगाया मैंने, लोअर फंक्शन कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे इक्वल, देन लोअर, देन ब्रैकेट में इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे ही लोअर लगाया तो इसने सारे के सारे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में चेंज कर दिया। फिर अगर आपने लोअर लगा के यहाँ पे इक्वल टू लोअर ब्यूटीफुल को सिलेक्ट किया तो सारे के सारे इसने स्मॉल लेटर में चेंज कर दिए। अब देखिए जैसा फॉर्मूला यहाँ लगाया, जैसे इस सेल के यहाँ पे लेके जाके प्लस साइन बनता है, उसको ड्रैग करके ड्रॉप करते हुए नीचे ड्रैग करके करोगे ना, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये ऑटोमेटिक सभी को स्मॉल में चेंज कर देगा। ऑटोफिल, जो आप ऑटोफिल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हमने अपर फंक्शन यूज़ करना है तो यहाँ पे अब हम इक्वल साइन लगाएंगे, यूज़ करेंगे UPPER अपर, और ब्रैकेट में टेक्स्ट लिख लेंगे ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। तो ये A2 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्मार्ट लिखा आ जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, अपर लिखेंगे, जैसे ही A3 को सिलेक्ट करेंगे ये ब्यूटीफुल कैपिटल में लिखा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे तक, तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारों को कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। अगर हम प्रॉपर फंक्शन यूज़ करेंगे तो प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है और बाकी सबको स्मॉल लेटर में चेंज कर देता है। तो जैसे हम इक्वल लिख के प्रॉपर लिखेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे स्मार्ट, तो S कैपिटल, MART स्मॉल में आ जाएगा, ब्यूटीफुल का B कैपिटल, EAUTIFUL स्मॉल में आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रॉपर फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द टेक्स्ट फंक्शन इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द टेक्स्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर्स टू अपर केस, ठीक है, अपर केस टू लोअर केस, ठीक है, या फिर लोअर केस एंड अपर केस बोथ टू प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो आप ये फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी में टेक्स्ट फंक्शन में अगर आपके पास एक जैसे स्ट्रिंग दी हुई है, ये आपके पास जैसे ये लिखा हुआ है स्मार्ट, तो उसमें आपने क्या करना है, ये वाली स्ट्रिंग ली हमने, लिखा इक्वल लेफ्ट, ठीक है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग सिलेक्ट कर ली, (3), यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए इसके पहले 3 अक्षर यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा, SMABEA, ठीक है, GORPERAWE, इस तरीके से फर्स्ट 3 लेटर्स। ऐसे अगर AN के साथ, यानी कि ये वाली सिलेक्ट करके आप अगर 4 ले लो तो 4 लेटर डिस्प्ले कर देगा, 5 ले लो तो 5 लेटर डिस्प्ले कर देगा। अब राइट साइड से, यानी कि उस स्ट्रिंग के राइट साइड से हमने 3 लेटर लेने हैं तो लास्ट के 3 लेटर ले लेगा। अगर सिलेक्ट करके इसको लास्ट के 4 लेटर्स ले लोगे तो 4 ले लेगा। अगर हम मिड लेते हैं, इसमें देखिए 2 लेने पड़ेंगे हमें, स्टार्ट नंबर और जितने करेक्टर लेने हैं। अब जैसे मिड लेना है हमने इसका स्मार्ट का, तो हमने सेकंड लेटर से स्टार्ट करते हुए 3 लेटर लेने हैं। सेकंड लेटर मीन्स M से स्टार्ट करते हुए आगे 3 तक, MAR, ठीक है। अगर हमने ऑसम में लिख दिया इक्वल, इसमें इक्वल मिड, ठीक है, फिर मिड में टेक्स्ट लिख लिया ऑसम, ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड से स्टार्ट करते हुए 4 ले लिए, तो ये दे देगा हमें WESO, ठीक है, 2 से लेके 4 तक ले लेंगे अगर हम, तो WESO। इस तरीके से हम लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन एंड मिड फंक्शन यूज़ करते हैं। जो आपका लेफ्ट फंक्शन होता है ये रिटर्न करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की स्टार्टिंग से लेके जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स उसमें आपने दे रखे होंगे ये उतने करेक्टर, अगर 4 दे दोगे तो 4, 5 दे दोगे तो 5 डिस्प्ले कर देगा। राइट स्पेसिफाइड जो करता है, जो राइट फंक्शन लेते हैं वो क्या करेगा, वो रिटर्न करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द करेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ द टेक्स्ट। अगर आप यहाँ से 5 ले लो तो एंड से 5 करेक्टर, 6 ले लो तो एंड से 6 करेक्टर, इस तरीके से आपको शो करेगा, ठीक है। और मिड ले लें तो मिड स्टार्टिंग जो पॉइंट ले लिया वहाँ से लेते हुए आपने जैसे मिड में, जैसे अगर आपने किया, आपने लिखा 2 और कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स लेनी है, तो मिड में कहीं से भी उठा के इसने एंड तक जितने करेक्टर लेने हैं वो आपको करेक्टर लेके डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये आपके टेक्स्ट फंक्शन इस तरीके से हम लगाते हैं। अब देखो ये हैं कुछ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो तो जैसे आपके हैं, ये हो गया लेंथ फंक्शन हो गया, सम फंक्शन हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन हो गया, सब्ट्रैक्ट फंक्शन हो गया, ये फंक्शन नॉर्मली जनरली एवरेज फंक्शन हो गया, ये यूज़ होते हैं। ये सारे के सारे फंक्शंस मैं आपको प्रैक्टिकली भी करवाऊँगी, ठीक है। ये वाला जो लेक्चर है काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसी में हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो प्रैक्टिकली मैं आपको कल ऑनलाइन जो आप हमारी लाइव क्लास होगी उसमें करवाऊंगी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पहले इससे अच्छे से समझ लो कि क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको करते हैं। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से हमें समझ आएंगे। तो देखिए ये फंक्शन है, अब जैसे नाउ फंक्शन है, अगर हम इक्वल लगा दें नाउ और इसके साथ ब्रैकेट्स यूज़ कर लें तो ये क्या कर देगा, रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम। अगर आप करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले करना चाहते हैं विद टाइम करंट डेट, तो इक्वल नाउ लिखोगे तो वो करंट डेट विद टाइम डिस्प्ले कर देगा। इक्वल टुडे लिखेंगे तो वो रिटर्न द करंट डेट ओनली। विदाउट टाइम अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इक्वल टुडे लिखेंगे तो वो आपको वो फंक्शन डिस्प्ले कर देगा करंट डेट। अगर आप लिखोगे इक्वल मॉड 7,3 तो मॉड क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिवाइजर। अगर आप 7 को 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 7 है, 7 को 3 से डिवाइड करते हो तो कितने पे जाएगा, 2 पे गया, ठीक है, 1 बचा तो 1 रिमाइंडर है तो 1 रिमाइंडर यहाँ आ गया,
ठीक है। तो जब भी हमें अगर हमें रिमाइंडर लेके आना तो हम मॉड फंक्शन यूज़ करते हैं, है ना। ठीक है। तो फिर अगर हमने लेंथ काउंट करनी है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है, कितने नंबर ऑफ उसमें करैक्टर हैं, तो हम इक्वल टू LEN ब्रैकेट में वो स्ट्रिंग लिखते हैं, तो वो आपको उसकी लेंथ दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ इक्वल LEN ब्रैकेट में लिख दूँ MODIFY मॉडिफाई, ये रिजल्ट दे देगा 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर ऑफ करेक्टर हैं, तो ये आपको 6 रिटर्न कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सम। सम क्या होता है, सम फंक्शन 2,3 लिखोगे तो 2 और 3 को डिस्प्ले कर देगा, 5 रिजल्ट आपको कि इन दोनों का सम 5 है। अगर आप रेंज सिलेक्ट करते हो, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा है, तो A1 से लेके A4 तक आप सिलेक्ट करते हो, तो इनको सम करके 4 3 7 8 9 10 ये 10 रिजल्ट दे देगा। तो सम फंक्शन में इस तरीके से हम रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब अगर इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो सम क्या करता है, ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं जनरली। कि सम फंक्शन क्या होता है, इट ऐड द वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल, जो रेंज आपने सेल सेलेक्ट की हैं उस रेंज में उन वैल्यूज़ को ऐड करता है सम फंक्शन। सम फंक्शन में यहाँ पे रेंज आ जाती है, हमेशा इक्वल से स्टार्ट होते हैं। सम को लिखेंगे इक्वल SUM। अगर इसमें हम सिंपली लिख दें कोई भी वैल्यू 5, 6, 7 तो इनको ऐड करके दे देता है, या फिर अगर हम सिलेक्ट कर लें A1 से लेके A9 तक, ये सारी की सारी इन सेल्स को सम करके सम फंक्शन दे देता है। अगर हम मिन की बात करें, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ द सेल। अगर आप मिनिमम वैल्यू, अगर आपने एक रेंज सेलेक्ट कर ली, मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हो आप, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5, 6, 9, 10 ये एक A1, A2, A3, A4 इस तरीके से दी हुई है। आपने मैक्स मिन वैल्यू सेलेक्ट कर ली, मिन, और ये रेंज सेलेक्ट कर ली A1 से A4। तो A1 से A4 में जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको दे देगा, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 5 दे देगा। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये मैक्स वैल्यू दे देगा। मैक्स A1 से लेके A4 तक दें तो ये मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 10, तो 10 दे देगा। अगर सम दें A1 से A4 तो इनको 6, 10, 9, 6, 25, 30, तो ये आपको सम की वैल्यू दे देगा 30। ठीक है। ऐसी एवरेज कैलकुलेट करें तो इन चारों को ऐड करके इसको डिवाइड कर दो, नंबर 1 2 3 4 4 हैं, तो 4 से इसको डिवाइड कर दोगे 7.5, तो ये आपको एवरेज दे देगा। तो ये जो मेनली यूज़ होते हैं ये फंक्शंस हैं आपके सम, मिन, मैक्स एंड एवरेज, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि एडवांटेजेस क्या हैं स्प्रेडशीट की, ये आपको पता होनी चाहिए क्या एडवांटेजेस होती हैं स्प्रेडशीट की। ये एक्यूरेट रिजल्ट देती है, बहुत इजीली हम इसमें अपना डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें बिल्ड इन फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, काफ़ी फंक्शंस इसमें बिल्ड इन फंक्शंस हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म में हम डेटा को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन व्यू द डेटा इन ग्राफिकल फॉर्म, वी कैन ड्रॉ द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स हम अपनी प्रेजेंटेशंस को बहुत ईजिली प्रेजेंट कर सकते हैं, वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं। फिर हम डेटा कैन बी मर्ज फ्रॉम 2 और मोर वर्कशीट, 2 एक से ज़्यादा वर्कशीट के डेटा को हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो इसमें सॉर्टिंग होती है ना वो बहुत ईजिली हो जाती है। हम सॉर्टिंग भी मैं आपको करवाऊंगी किस तरीके से, 2 तरीके की सॉर्टिंग होती है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे हम सॉर्टिंग लगाते हैं, कैसे हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर कैसे लगाते हैं इस पर, वो भी हम देखेंगे। तो ये इसके मेन एडवांटेज हैं कि हम इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस लगा सकते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट ये देता है, ग्राफिकल फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके मेन एप्लीकेशंस कहाँ ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए, इनकम स्टेटमेंट्स के लिए, पेरोल्स में, इनवॉइसिंग में, अकाउंट पेएबल में, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल में, यहाँ पे ये वाइडली एक्सेल का यूज़ होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें हम जो भी इसकी फिल्ट्रेशन के मेथड्स हैं या फिर जो भी हम सॉर्टिंग के मेथड्स हैं
वो देखेंगे। अब आप अच्छे से इसे देखना, इसका प्रैक्टिकल है वो हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, यानी कि जो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी वहाँ भी करेंगे, और उसका प्रैक्टिकल का मैं वीडियो लेक्चर भी बना दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।